इतना कहकर चमेली जैसे ही उस काले फूल को छूती है कि अचानक उसका हाथ और धीरे धीरे उसका पूरा शरीर कोयले की तरह काला होने लगा। ये क्या, मेरा मेरा शरीर कोयले की तरह काला क्यों हो रहा है? चंपा, मुझे बचाओ। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे महाराज को जाकर पूरा सच बताना होगा। जैसे ही चंपा वहाँ से एक कदम बढ़ाती है कि अचानक तेज रोशनी के साथ चमेली उस काले फूल के अंदर समा जाती है, जिसे देखते ही चंपा चीख उठती है। नहीं नहीं चमेली, ये नहीं हो सकता। मुझे जाकर महाराज को ये बात बतानी होगी। चंपा भागते हुए दरबार में पहुंची, जहाँ राजा भारमल और रानी बैठे थे। क्या हो गया चंपा? तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? क्या बात है? महाराज, गजब हो गया। हमारी दासी चमेली महल के पीछे चली गई और उसने उसी श्रापित काले फूल को छू लिया, जिस वजह से उसका पूरा शरीर पहले कोयले की तरह काला हो गया और फिर वो रहस्यमय तरीके से उस फूल में समा गई। महाराज, उसे बचा लीजिए। वो अपने परिवार को छोड़कर इस तरह नहीं जा सकती। हे भगवान, ये क्या हुआ? जिसका डर था महाराज, वही हुआ। अब हम क्या करें? ये श्रापित काला फूल हमारे महल पर तो काल ग्रहण बनकर बैठ चुका है। हाँ, सही बताएं तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा रानी कादम्बरी कि हम करें क्या। लेकिन एक बात ध्यान रखना, वो श्राप फिर से जीवित हो गया है। अब राजकुमारी हीर का क्या होगा महाराज? मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ध्यान रहे, वो काला फूल राजकुमारी हीर को अपनी तरफ जरूर खींचेगा। कुछ भी हो जाए, राजकुमारी हीर वहाँ ना जाए। अगर वो वहाँ चली गई तो अनर्थ हो जाएगा। मैं अभी पहरेदारों को आदेश देती हूँ कि महल के पीछे वाले हिस्से को चारों तरफ से घेर लिया जाए। हीर को इसकी भनक भी नहीं लगनी चाहिए। दोनों परेशान हो जाते हैं। वहीं द्वार के पीछे छिपी राजकुमारी हीर राजा और रानी की सारी बातें सुन लेती है। उसके मन में कई सवाल पैदा हो जाते हैं। आखिर उस काले फूल में ऐसा क्या है जो पिताजी और माँ मुझे वहाँ जाने के लिए मना कर रहे हैं? मुझे उनसे पूछना ही चाहिए। राजकुमारी हीर राजा और रानी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। उसे अचानक सामने देख रानी कादम्बरी चौंक जाती है। राजकुमारी, क्या हो गया? तुम यहाँ? माँ, मैंने सुना है कि हमारे महल के बाहर एक काला फूल है। मुझे उस काले फूल को देखना है और उसके पास जाना है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बेटी? नहीं नहीं नहीं, तुम वहाँ बिल्कुल नहीं जा सकती हो। पर क्यों पिताजी? मैं वहाँ क्यों नहीं जा सकती? मुझे जाना है। देखो बेटी, अगर हम लोग मना कर रहे हैं तो कुछ तो वजह होगी। अब ज्यादा सवाल मत पूछो, तुम यहाँ से चली जाओ और ध्यान रखना कि उस काले फूल के पास कभी मत जाना। राजा और रानी वहाँ से चले जाते हैं। हीर अकेले में गहरी सोच में पड़ जाती है। आखिर माता पिता इतने परेशान क्यों हैं? मैं उस फूल के पास क्यों न जाऊं? जरूर कोई बात है जो मुझसे छुपा रहे हैं। मैं इसका सच पता करके ही रहूंगी। अगली सुबह होते ही राजकुमारी हीर नींद से उठती है और चुपके से महल के पीछे निकल जाती है। इस वक्त सब सो रहे हैं। अभी जाकर मैं उस फूल को देखती हूँ। महल के पीछे पहुँचते ही हीर उस काले फूल को देखकर मोहित हो जाती है। अरे, ये काला फूल तो सच में बहुत ही अद्भुत है। चलो इसे तोड़कर अपने बालों में लगा लेती हूँ। जैसे ही हीर उस फूल को छूती है, तेज रोशनी फैलती है और उसका हाथ काले पत्थर में बदलने लगता है। नहीं, ये क्या हो रहा है? नहीं, मेरा हाथ पत्थर का नहीं बन सकता। पिताजी, माँ, कहाँ है आप? बचाइए मुझे। देखते ही देखते हीर का पूरा शरीर कोयले से भी काले पत्थर की मूर्ति बन गया। तभी पास खड़ी दासी चंपा ये देख लेती है। नहीं, मुझे ये बात जाकर महाराज को बतानी होगी। चंपा भागकर राजमहल पहुंची। क्या हो गया? तुम इतनी घबराई हुई क्यों दिख रही हो? क्या बात है? महाराज, गजब हो गया। राजकुमारी हीर भी पत्थर की मूर्ति बन चुकी है, वो भी कोयले की तरह काली। क्या? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी बेटी ऐसा नहीं बन सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। तभी पत्थर बनी हुई हीर धीरे धीरे चलते हुए महल के अंदर आ गई। उसका रूप देख राजा और रानी घबरा गए। हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? मैं ये देखने से पहले इस दुनिया से क्यों नहीं चली गई? अब मैं क्या करूं? नहीं,
ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पुत्री इस रूप में नहीं हो सकती। नहीं नहीं नहीं। इतना कहते ही राजा भारमल के सीने में तेज दर्द उठा और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। महाराज, महाराज क्या हो गया आपको? महाराज उठिए, कोई है, जल्दी आओ। माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी वजह से पिताजी का ये हाल हुआ। मुझे उस काले फूल के पास नहीं जाना चाहिए था। आपने मुझे मना भी किया था। मैं बहुत बुरी हूँ माँ। तुमने ये क्या कर दिया हीर? मैंने तुम्हें इतना समझाया था पर तुमने एक न सुनी। देखो आज तुमने अपने पिताजी की क्या हालत कर दी है। सैनिक भागकर आते हैं और महाराज को उठाकर उनके कक्ष में ले जाते हैं। महाराज, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपका अच्छे से इलाज करवाऊंगी। ये खबर पूरे महल में आग की तरह फैल गई। महल के एक कोने में चंपा और कुछ सैनिक बातें कर रहे थे। अरे, राजकुमारी ने तो महाराज के जीने की इच्छा ही खत्म कर दी। सच कहती हो चंपा। महाराज ने अपने लाड़ प्यार में ना बेटी को इतना सर चढ़ा दिया था कि राजकुमारी ने उनकी बात तक नहीं मानी। आखिर वो श्रापित फूल यहाँ कई वर्षों से लगा हुआ है, पर राजकुमारी की जिद ने सबको बर्बाद कर दिया। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर अब कर ही क्या सकते हैं। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। राजा भारमल ठीक होने के बजाय और भी बीमार होते चले गए। पूरा महल शोक में डूब गया। महाराज, अब हम क्या करें? राजकुमारी काले पत्थर के रूप में जम चुकी है। डर है कि धीरे धीरे ये श्राप हमारे पूरे महल को अपनी चपेट में न ले ले। रानी, हमें लगता है कि हमें अपने कुल गुरु को बुलाना चाहिए। अब वही बताएंगे कि हमें आगे क्या करना होगा। ठीक है महाराज, मैं अभी उन्हें बुलवाती हूँ। चंपा, जल्दी यहाँ आओ। जी महारानी, क्या आज्ञा है? चंपा, तुम तुरंत जाओ और हमारे कुल गुरु को ससम्मान यहाँ लेकर आओ। चंपा तुरंत जाती है और कुछ ही देर में कुल गुरु को लेकर लौटती है। कुल गुरु कक्ष में प्रवेश करते हैं। कहिए राजन, कैसे याद किया और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी? रानी कादम्बरी रोते हुए कुल गुरु को सारी बात बता देती है और हीर का पत्थर वाला रूप दिखाती है। महाराज, ये तो अनर्थ हो गया। अब इसका एक ही उपाय है, राजकुमारी को इस महल से बाहर निकालना होगा। जब तक राजकुमारी महल में रहेंगी, ये अनहोनी और बीमारियां बढ़ती ही जाएंगी। हाँ महारानी, कुलगुरु जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। पूरे महल और आसपास के राज्यों में राजकुमारी को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। तुम्हें कैसे पता चंपा, राज्य में कैसी अफवाहें फैल रही हैं? महारानी, सभी राजकुमारी को अपशगुनी कह रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ये काली मूरत श्राप का प्रतीक है। हर तरफ राजकुमारी को महल से बाहर निकालने की चर्चा हो रही है। मैंने आपको पहले नहीं बताया, कहीं आपका दिल न दुख जाए। तो महारानी, जल्द से जल्द आपको फैसला लेना होगा, वरना इसका परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर कुलगुरु वहाँ से चले जाते हैं। रानी कादम्बरी अत्यंत परेशान हो जाती है और राजा भारमल की आंखों से लगातार आंसू गिरते रहते हैं। तभी वहाँ हीर आ जाती है। पिताजी, अब आप ठीक तो है ना? बेटी, मुझे माफ कर दो, पर हमने जो फैसला लिया है उसे हमें ना चाहते हुए भी लेना पड़ रहा है। कहो माँ, क्या हो गया? मैं क्या कर सकती हूँ? मैं इस मूरत को तो नहीं बदल सकती। मेरी वजह से पिताजी की भी ये हालत हो गई। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो बताइए, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तुम ये महल छोड़कर चली जाओ हीर, क्योंकि तुम्हारे रहने से ये महल भी श्रापित हो जाएगा। तुम पिताजी का हाल देख ही रही हो और सारी प्रजा भी तुम्हें अपशगुनी मान रही है। माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं किसी को जानती भी नहीं और आप दोनों तो मेरे माता पिता हैं। आप मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं भी तुझे निकालना नहीं चाहती, पर क्या करूं? अपनी प्रजा और अपने महल की भलाई के लिए मुझे ना चाहते हुए भी ये कठोर फैसला लेना पड़ रहा है। कादम्बरी की आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे।
राजकुमारी हीर भारी मन से महल से बाहर आ जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। मैंने आज तक किसी के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, ना ही कभी किसी गरीब का दिल दुखाया, फिर आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इस श्राप ने मुझसे मेरे अपनों को छीन लिया, मेरे पिताजी की ये हालत हो गई और माँ भी मुझसे दूर हो गई। हे भगवान, ये कैसी सजा आप मुझे दे रहे हो? तभी वहाँ से एक गांव वाला गुजरा और राजकुमारी हीर को इस रूप में देखकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे छी 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 छी, एक सुबह सुबह किसका चेहरा देख लिया रे 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 रे, इतना मनहूस चेहरा तो किसी अपशगुन का भी नहीं होता है। मुझे तो आज जाकर गंगा स्नान करना पड़ेगा, ऐसा चेहरा देखने से तो सबकी किस्मत ही फूट जाती है। गांव वाला वहाँ से चला जाता है, पर हीर अपमान की आग में जलने लगती है। आखिर मैं इस रूप और इस अपमान के साथ अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकती, मुझे जाकर अपना सच उस फूल से पूछना ही होगा। हीर परेशान होकर फिर राजमहल के अंदर जाने की कोशिश करती है, तभी द्वार पर खड़ी चंपा उसे रोक लेती है। रुक जाइए राजकुमारी, अब आप इस महल में नहीं रह सकती, महारानी ने आपके अंदर आने पर पाबंदी लगा दी है। चंपा, मुझे बस थोड़ा सा महल के बगीचे में जाना है, मैं वापस आ जाऊंगी। नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकती, मुझे माफ कर दीजिए, पर ये आदेश है। इस रूप में तो मुझे अब राजमहल में नहीं जाने दिया जाएगा, मैं रात होते ही महल के पिछले दरवाजे से जाऊंगी। हीर वहीं बैठकर रात होने का इंतजार करती है। जैसे ही रात होती है, वो चुपके से महल के पीछे वाले रास्ते से उस काले फूल के पास पहुंच जाती है, जहां से तेज रोशनी निकल रही होती है। बताओ, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे ये रूप क्यों दिया? मैंने कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, फिर तुमने मेरी सुंदरता क्यों छीनी? तभी उस काले फूल से एक तेज रोशनी निकली और एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। क्योंकि ये सब तुम्हारे ही पिता के कर्मों का फल है। कौन कौन बोल रहा है? ये सामने आओ। ये तुम्हारे पिता के अतीत के कर्म बोल रहे हैं हीर। अगर तुम जानना चाहती हो कि तुम्हारी ये दशा क्यों हुई, तो सुनो। ये उस समय की बात है जब तुम्हारे पिता महेशमती राज्य के युवा राजा थे। उस समय वहाँ फूलमती नाम की एक दासी हुआ करती थी, उसी ने इस काले फूल को यहाँ रोपा था। महेशमती राज्य के बगीचे में फूलमती नाम की एक बेहद खूबसूरत दासी फूलों की सेवा कर रही थी। वो बगीचे के एक कोने में एक दुर्लभ काला फूल उगाती है। लो, आज तुम्हें तुम्हारी जगह मिल गई। दुनिया कहती है कि काला रंग शोक का प्रतीक है, पर वो नहीं जानते कि अंधेरे की कोख से ही सबसे गहरा सुकून मिलता है। तुम्हारी सुंदरता इन रंग बिरंगे फूलों से बिल्कुल अद्भुत है, क्योंकि तुम दिखावा नहीं करते। काश इंसान भी तुम्हारी तरह अपनी असलियत को स्वीकार कर पाता। फूलमती उस काले फूल की सुंदरता में खो गई थी कि तभी पीछे से राजा भारमल वहाँ पहुँच जाते हैं। फूलमती, अरे भाई, हम तुम्हें पूरे महल में ढूंढ रहे थे। मैं जानता था कि तुम हमेशा की तरह इसी बगीचे में मिलोगी। महाराज, आप यहाँ, अगर आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे आदेश भिजवा देते। आपको यहाँ आने की तकलीफ नहीं करनी चाहिए थी। आहा फूलमती, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? प्यारे दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों। चाहता हूँ अब तो बात मान जाओ। ठीक है महाराज, अगर आपकी यही जिद है तो मैं हार मानती हूँ। सच तो ये है कि मैं भी आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं राज नियमों और अपनी गरीबी की बेड़ियों में बंधी थी, इसलिए कभी अपना प्रेम जाहिर नहीं होने दिया। ओहो, अब इन बेड़ियों की कोई जरूरत नहीं है, हम बहुत जल्द विवाह करेंगे। राजा भारमल और फूलमती एक दूसरे के प्रेम में डूबे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि चंपा दासी छिपकर उनकी सारी बातें सुन रही है। वो तुरंत वहाँ से भागती है और राजकुमारी कादम्बरी के कक्ष में पहुँचती है, जो राजा भारमल से विवाह का सपना देख रही थी। क्या हुआ चंपा,
इतनी हाफ क्यों रही हो? बताओ, क्या खबर लाई हो? क्या महाराज ने मेरे भेजे हुए संदेश के बारे में कुछ कहा? राजकुमारी, आप यहाँ महाराज से विवाह के सपने देख रही हैं, पर वहाँ तो अनर्थ हो गया है। महाराज किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक मामूली दासी फूलमती से प्रेम करते हैं। वो उससे विवाह करने का वादा कर चुके हैं। क्या? एक दासी? मेरी सुंदरता और मेरे राज्य को ठुकराकर महाराज उस मामूली दासी को अपनी रानी बनाएंगे? वक्त बीतता है। कादम्बरी ने राजा और फूलमती को अलग करने की एक मुमकिन कोशिश की, पर राजा का प्रेम कम नहीं हुआ। अंत में कादम्बरी क्रोध में भरकर राजा भारमल के पास जा पहुंची। राजकुमारी, राजकुमारी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे विवाह नहीं कर सकते क्योंकि हम दासी फूलमती को वचन दे चुके हैं और उसी से विवाह करना चाहते हैं। नहीं महाराज, आप ऐसा अनर्थ नहीं कर सकते। एक दासी इस राज्य की महारानी कभी नहीं बन सकती। हम उससे सच्चा प्रेम करते हैं कादम्बरी, और उसके सिवा हम किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकते। महाराज, अगर आपने मुझसे विवाह नहीं किया तो मैं आपके पूरे राज्य में आपको बदनाम कर दूंगी। क्या आपने सोचा है कि प्रजा क्या कहेगी? क्या आप एक दासी के लिए अपना राजपाट गंवाना चाहते हैं? नहीं, हम अपना राजपाट नहीं खोना चाहते हैं, पर फूलमती। अगर राजपाट बचाना है तो मुझसे विवाह कर लीजिए, वरना आपकी फूलमती का पूरे गांव में जीना दुश्वार कर दूंगी। क्या आप अपने प्रेम को तिल तिल तड़पते हुए देखना चाहते हैं? ऐसा मत करना। ऐसा ऐसा अच्छा, ठीक है, ठीक है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे प्रेम को कुछ मत करना। तो आपको अभी इसी वक्त मुझसे विवाह करना होगा, तभी मैं ये सच छुपाऊंगी और फूलमती की इज्जत बाजार में नीलाम नहीं होगी। मजबूर होकर राजा भारमल कादम्बरी से विवाह कर लेते हैं। जैसे ही ये खबर फूलमती तक पहुंचती है, उसका दिल टूट जाता है और वो फूट फूट कर रोने लगती है। महाराज ने मुझे धोखा दे दिया। वो तो मुझसे इतना प्रेम करते थे, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो ऐसा नहीं कर सकते। फूलमती बगीचे में उसी काले फूल के पास बैठकर रो रही थी कि तभी कादम्बरी अपनी दासी चंपा और सैनिकों के साथ वहां पहुंची। क्या हो गया फूलमती? इस फूल के पास बैठकर इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं महारानी, बस आंखों में कुछ चला गया था। अपना ये नाटक बंद करो। आज के बाद तुम इस महल में नहीं रह सकती। सैनिकों, इसे बाहर निकालो। पर क्यों महारानी? मुझसे क्या गलती हो गई? गलती? तुम मेरे महाराज पर डोरे डालती हो। देखो रे देखो, ये मामूली सी लड़की इस राज्य की महारानी बनने के ख्वाब देख रही थी। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे फूलमती, थोड़ा तो अपनी गरीबी का लिहाज किया होता। तुम महारानी बनने वाली थी, इस महल की दासी बनी रही, वही बहुत बड़ी बात थी। तभी वहाँ महल के काम से आया हुआ एक गांव वाला ये सब सुन लेता है और मजाक उड़ाने लगता है। अरे ये तो सच में अपने आप को महारानी समझ रही थी। अब तो मैं जाकर पूरे गांव में बताऊंगा कि फूलमती ने महाराज को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो गांव वाला हंसते हुए वहाँ से चला जाता है, जिससे फूलमती का अपमान और गहरा हो जाता है। अब चली जा यहाँ से, अपनी ये शक्ल मुझे फिर कभी मत दिखाना। तभी फूलमती की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं और वो आंसू उसी काले फूल पर जा गिरता है। फूलमती का स्वर पीड़ा और क्रोध से भर जाता है। रानी, आपने मुझसे मेरे महाराज को तो छीन ही लिया, लेकिन आज आपने मेरी बची खुची इज्जत भी मुझसे ले ली। आपने मुझे गांव में सिर उठाकर जीने लायक नहीं छोड़ा। मैं बद्दुआ देती हूँ कि जिस तरह आज मेरी जिंदगी को आपने तबाह किया है, उसी तरह आने वाले वक्त में भी आप कभी खुश नहीं रह पाएंगी। मेरे प्यार के ये फूल अब इस महल पर श्राप बनकर टूटेंगे। जिस महल ने मेरा प्यार छीना, वहाँ कभी सुकून नहीं रहेगा। फिर फूलमती वहाँ से रोते हुए चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा वक्त बीतता है। एक दिन रानी कादम्बरी खुशी खुशी मुस्कुराते हुए महल में बैठी होती है कि तभी चंपा दासी भागते हुए आती है। महारानी, महारानी, गजब हो गया। क्या हो गया चंपा? इतना क्यों चिल्ला रही हो? महारानी, वही जो दासी थी ना फूलमती,
वो अब इस दुनिया में नहीं रही। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? वो इस दुनिया में क्यों नहीं रही? महारानी, आपने उसका जो अपमान किया और फिर पूरे राज्य ने भी उसका बहुत अपमान किया, शायद इसी वजह से वो अब नहीं रही। चलो अच्छा ही है, कम से कम उस बला से मेरा पीछा तो छूटा। रानी कादम्बरी मुस्कुराने लगी। तब से उसी की बद्दुआ की वजह से महल पर ये काला फूल एक श्राप बनकर खड़ा है। ये बात जानते ही राजकुमारी हीर की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। उसे सच्चाई का पता चलते ही गहरा आघात पहुंचा। यानी कि ये सब मेरे पिताजी और मेरी माँ की वजह से हुआ है और उन्होंने मुझे ही इस सब का जिम्मेदार ठहराया। इतना कहकर हीर गुस्से में फिर महल के अंदर चली जाती है, जहाँ कक्ष में महाराज भारमल और महारानी कादम्बरी बैठे होते हैं। ये क्या? तुम फिर यहाँ क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। बस करो माँ, मैं सब जान गई हूँ कि उस काले फूल का क्या रहस्य है और उसके श्राप का भी। मेरे साथ आज जो कुछ भी हो रहा है ये आप दोनों की वजह से हो रहा है। नहीं बेटी, तुम मेरी बात तो सुनो। तुम जो समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है। पिताजी, आपने एक मासूम सी दासी के साथ प्रेम प्रसंग किया और फिर उसे बीच राह में छोड़ दिया। आप अपनी सत्ता के लिए इतने अंधे कैसे हो गए कि आपने प्रेम का भी सौदा कर दिया? भला कोई प्रेम का भी सौदा कर सकता है? पुत्री हमें माफ कर दो। हम उस वक्त मजबूर थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या फैसला करें। हमें माफ कर दो हमें। देखो बेटी, तुम्हें ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। जो बीत गया सो बीत गया। अब तुम मेरी पुत्री हो और हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें उस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। पर क्यों माँ? जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मैं उसके बारे में बात भी ना करूं? आपकी वजह से मुझे आज ये तकलीफ झेलनी पड़ रही है। पूरे राज्य में मैं हंसी और मजाक बनकर रह गई हूँ। पूरे राज्य में लोग मुझ पर थूक रहे हैं और आप दोनों ने भी मुझे महल से निकाल दिया। आप दोनों की गलती की सजा मुझे मिल रही है। आप मेरे साथ इतना गलत कैसे कर सकते हैं? राजा और रानी दोनों की आंखों से लगातार आंसू गिरने लगे। हीर वापस उसी बगीचे में जाकर उदास बैठ गई। तभी उसे उस काले फूल के पास एक और नया काला फूल दिखाई पड़ा। ये क्या? अभी तो यहाँ सिर्फ एक ही फूल था और इसके साथ ये एक और फूल कहाँ से आ गया? तभी उस दूसरे काले फूल से एक बहुत तेज रोशनी निकली और वहाँ फूलमती एक बूढ़ी औरत के रूप में प्रकट हो गई। आप कौन है और यहाँ ये सब क्या हो रहा है? बेटी, क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? मैं फूलमती हूँ, जिसके साथ ये सब अन्याय हुआ था। पर आपके बारे में तो सुना था कि आप इस दुनिया में नहीं रही, फिर ये सब कैसे? मैं मरी नहीं थी बेटी, मैंने अपने मरने की झूठी खबर फैलाई थी, क्योंकि मेरे साथ जो गलत हुआ था मैं उसे इतनी आसानी से कैसे माफ कर सकती थी। मैंने जो श्राप दिया और इतने वर्षों तक जंगल में तप किया ताकि मेरा श्राप प्रभावशाली हो सके और इस महल में कोई चैन से ना रहे, लेकिन आज मुझे आना पड़ा क्योंकि जो श्राप से ग्रसित है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी ही बेटी है। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी बेटी? हाँ, तुम किसी और की नहीं बल्कि मेरी बेटी हो। मैं तुम्हें इस रूप में नहीं देख सकती, तुम्हें ये अपमान सहते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। पर ये कैसे? मेरे माता पिता तो महाराज और महारानी हैं, फिर मैं आपकी पुत्री कैसे हो सकती हूँ? पुत्री, जब महाराज और हम दोनों प्रेम करते थे उसी वक्त तुम मेरी कोख में आ गई थी। विवाह करने के बाद रानी कादम्बरी के बच्चे नहीं हो रहे थे तो उसने तुम्हें अपना लिया और अपनी बेटी बनाकर रख लिया। वैसे भी तुम महाराज की निशानी थी, इसलिए उसने तुम्हें भी उतना ही प्यार किया जितना वो अपनी बेटी को करती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं क्या करूं? आखिर ये कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बेटी, यही सच है। माँ, मैं कैसी दुविधा में फंस गई हूँ। एक माँ जिसने मुझे जन्म दिया और जिसके साथ इतना अन्याय हुआ, और दूसरी माँ जिसने आपके साथ गलत किया पर वो मेरी पालने वाली माँ है। एक तरफ यशोदा माँ और एक तरफ देवकी माँ। माँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं क्या फैसला करूँ। फूलमती की आंखों से भी आंसू गिरने लगे और वो कुछ नहीं कह पाती।
तभी अचानक वहाँ सैनिक आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम वो चोर हो जो हर रात इस बगीचे में आते थे। चलो, आज मैं तुम्हें महाराज के पास से ले चलूंगा। चलो, अरे चलो चलो। तुम छोड़ दो इसे। लेकिन सैनिक एक नहीं सुनता और वो फूलमती और हीर दोनों को पकड़कर महाराज के सामने ले आता है। महाराज जैसे ही फूलमती को देखते हैं, उनकी आंखों से लगातार आंसू गिरने लगते हैं। फूलमती, 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 तुम जीवित हो? हमें यकीन नहीं हो रहा कि इतने वर्षों बाद हम तुम्हें देख रहे हैं। मुझे माफ कर दो फूलमती, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया वो बहुत गलत था। तुम इस हीर को श्राप से मुक्त कर दो। ये भले ही तुम्हारी बेटी है, पर मैंने इसे पूरे 22 वर्षों तक पाला है, इसे बड़ा किया है। इसकी तकलीफ देखकर मेरे सीने में भी उतनी ही तकलीफ हो रही है। फूलमती, मेरी बेटी को ठीक कर दो। रानी कादम्बरी, अगर ये तुम्हारी बेटी होती या मेरी बेटी होती, तब भी मैं इसे ठीक कर देती। मैंने श्राप इस महल को, महाराज को और तुम्हें दिया था, ना कि किसी मासूम राजकुमारी को। मैं अपनी बेटी को अवश्य ठीक करूंगी, लेकिन मुझे इसका तरीका नहीं पता कि मैं अपनी पुत्री को कैसे ठीक करूं। हमें माफ कर दो फूलमती, हमें माफ कर। इतना कहते ही राजा भारमल अपनी आखिरी सांसें गिन लेते हैं और उनका शरीर शांत हो जाता है। नहीं महाराज, आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज, उठिए महाराज। ये क्या हो गया? महाराज हमें छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए महाराज, उठिए। पर महाराज नहीं उठते। रानी कादम्बरी रोते हुए फैसला करती है, मुझे अब यहाँ नहीं रहना। महाराज को अपने किए की सजा तो मिल गई, पर इस सब की वजह मैं हूँ। फूलमती, आज से ये राज्य और राजकुमारी तुम्हारी अमानत है। तुम इस राज्य की महारानी बनो। मैंने जो कर्म किए हैं उनका प्रायश्चित करने के लिए मैं घने जंगलों में अपना बाकी जीवन बिताऊंगी। बस मेरी बेटी को ठीक कर देना। फिर कादम्बरी आंखों में आंसू लेकर जाने लगी। नहीं माँ, रुक जाइए। माँ, रुक जाइए। लेकिन कादम्बरी नहीं रुकती और महल के बाहर चली जाती है। मैंने ये क्या कर दिया? अब मेरे आते ही महाराज भी नहीं रहे और रानी भी चली गई। माँ, मुझे बहुत दुख हो रहा है। अब मैं क्या करूं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा बेटी। दोनों फूट फूट कर रोने लगती हैं। फिर हीर और फूलमती दोनों वापस महल के उसी काले फूल के पास पहुंच जाती हैं। मैंने ही इस फूल को यहाँ लगाया था और प्यार से सींचा था। अब मैं ही इस फूल को हमेशा के लिए यहाँ से मिटाऊंगी। फिर फूलमती उस काले फूल को वही मिट्टी खोदकर उसी गहराई में दबा देती है। तभी राजकुमारी हीर पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये क्या? मेरा जादू टूट गया। माँ देखो, मैं ठीक हो गई। चलो, आज मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी फिर से ठीक हो गई। दोनों माँ बेटी गले लग जाती हैं। उस दिन के बाद से हीर उस राज्य की महारानी बन जाती है और न्याय पूर्वक शासन करने लगती है।